जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 28 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये तीनों जो एग्जामिनेशन है उनके बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। ज्ञान सर का स्पेशल बैच है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। और नया बैच ज्वाइन करना है तो नंबर पे कांटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लो कि कब से नया बैच शुरू हो रहा है और लगकर तैयारी करो, सिलेक्शन लो। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से और लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको सभी मिल जाती हैं और काफी सारा स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के कौन से टॉपिक्स हैं इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार देखो, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसके कारण स्पेस वेदर भी खराब हो रहा है। सोचो आप, हमारा तो एटमॉस्फेयर खराब हो ही रहा है धरती का, स्पेस का भी। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लोग लिखकर बताएंगे कि वॉल्केनो के फटने से जो है वो, जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है, वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तब उस समय कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। अच्छा, मेरा एक स्टेटमेंट है कि जैसे ही ये जब गैसेस रिलीज होती हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? टेम्परेचर बढ़ेगा या डाउन हो जाएगा? इंस्टेंटली टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके पीछे का लॉजिक आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता था कि वॉल्केनो के फटने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट वो होगा, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। बट अभी एक नई रिसर्च ये बताती है कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट उसका ये होता है कि उस क्षेत्र का टेम्परेचर अचानक से लो हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो क्यों होता है ठंडा, उसके पीछे का कारण क्या है बताएंगे आप। इंडिया भूटान ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंडिया भूटान के रिलेशन को लेकर एक टॉपिक आया है। फिर डेमोग्राफिक शिफ्ट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न, यार ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारी जो पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है वो यंग पॉपुलेशन है। तो आगे चल के यही यंग पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग होंगी, ओल्ड होंगी, तो डिपेंडेंसी जो होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार को जो है वो एल्डर पीपल के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। फिर ग्लोबल हंगर को लेकर चैलेंजेस हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल तो आपको ऑलरेडी पता है। और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को कैसे खत्म किया जाए, तो उससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है सुनने वाला, जो आप सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। पहली चीज, टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को जो है वो देखने को मिला अभी रिसेंटली, और उसके कारण से इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स जो है वो बन गए इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स, भूमध्य रेखीय प्लाज्मा बुलबुले। तो ये हम समझेंगे, आइए। तो टोंगा वॉल्केनो है वो कहां पर है? साउथ पैसिफिक ओशियन पे आपको जो है वो नजर आता है। और इसने क्या कर दिया, इसने जो है वो आयोनोस्फेयर को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। आपको ऑलरेडी पता है आयन मंडल। मुझे कमेंट बॉक्स पे लेयर्स लिखकर बताओ, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी हैं और कितने कितने किलोमीटर पर धरती से जो है वो लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब आयोनोस्फेयर को डिस्टर्ब किया है इस वॉल्केनिक इरप्शन ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्केनो का इरप्शन जो है वो स्पेस के वेदर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ये बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। और इवन हमारी जो अब ये आयोनोस्फीयर के वेदर को अफेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सैटेलाइट जो होती है कम्युनिकेटिंग सर्टिफिकेट सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती हैं कम्युनिकेशन का, तो वो सैटेलाइट्स भी डिस्टर्ब होंगी ऑब्वियसली। तो रिसर्चर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसने यही देखा कि भाई वॉल्केनिक eruption हुआ और उसके कारण से आयोनोस्फीयर में कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली ये जो हमारा धरती के जो भी इवेंट्स होते हैं उसके कारण स्पेस का वेदर भी जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जो आप मेंस में जो है वो यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकती है। जनवरी 2022 में टोंगा का जो इरप्शन हुआ था उसने शॉक वेव्स जो है वो भेजी थी एटमॉस्फेयर के थ्रू। इसके कारण आयोनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस देखने को मिला इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, और ये डिस्टर्बेंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ये कंडीशन क्रिएट करने के लिए जो ईपीबी फॉर्मेशन के लिए बहुत फेवरेबल होती है, यानी कि सिंपल शब्दों में ये जो शॉक वेव भेजी इसने, यानी कि नीचे समझो कि नीचे ज्वालामुखी फटा और अचानक से शॉक वेव जो है वो गई ऊपर आइनोस्फीयर में। अब जब ये शॉक वेव्स गई तो इसके कारण से क्या बन गया? इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स बना। अब बात समझिएगा,
ये डिस्टरबेंस ने क्या बनाया, इक्विटेबल प्लाज्मा बबल्स को जो है वो बनाया, जिसके कारण से सैटेलाइट जो है वो सिस्टम जो है वो खराब हुआ, कम्युनिकेशन का, नेविगेशन का, रेडियो सिग्नल का। ये इरप्शन जो है इसने एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स जो है वो जनरेट करी, यानी कि जो ये शॉक वेव्स थी वो कौन सी वेव्स थी, ये ग्रेविटी वेव्स थी, जिसके कारण से वहां पर आयनोस्फेयर पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी डेंसिटी में फ्लक्चुएशन आया, और इसको रिकॉर्ड किया गया बिल्कुल हमारी ग्राउंड बेस आयनोसॉन्ड ने, राइट, यानी कि जो ग्राउंड पे जो हमारे सिस्टम्स है उसने इसको ऑब्जर्व कर दिया कि जैसे ही वॉल्केनो फटा उसके कुछ समय बाद यहां पर डिस्टरबेंस हुआ आयनोस्फीयर में, तो क्लियर रिलेशन जो है वो बन गया यहां पर। नासा का आयनोस्फीयरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर जो है आइकॉन और स्वार्म सैटेलाइट जो है उसने भी हवा में काफी सारे चेंजेस देखे, आयन की डेंसिटी में चेंजेस देखे, टेम्परेचर में चेंजेस देखे, और कंफर्म किया कि प्लाज्मा जो है वो इनस्टेबल हो गया है इस इरप्शन के कारण। तो ये इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स क्या है, ये ऐसा फिनोमेना हम लोग को आयनोस्फीयर में देखने को मिलता है जब प्लाज्मा इनस्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली इक्वेटोरियल क्षेत्र में होता है ये प्लाज्मा जो है इस रीजन पे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली सनसेट के बाद जो है वो तैयार होते हैं, बनते हैं अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर पे, और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ये आयोनोस्फेरिक डिस्टरबेंस जो है वो ईपीबी के कारण होता है, याद रखिएगा, इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स के कारण, जिसके चलते सिग्नल खराब हो जाते हैं, और इसमें एविएशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो सेक्टर्स हैं वो बुरी तरह से जो है वो अफेक्ट होते हैं, जो कि रिलाय करते हैं जीपीएस सिस्टम के ऊपर। अब ये इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल जो होते हैं वो वेरी करते हैं सीजन टू सीजन, ये ज्यादातर विंटर सोलिस्टिस के समय पर ज्यादा नजर आते हैं, और समर सोलिस्टिस के समय पर कम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आपको देखो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस पूरे आर्टिकल में अभी तक एक चीज क्लियर हो गई है कि वॉल्केनो के फटने से जो है वो स्पेस का वेदर डिस्टर्ब होता है, और एक फिनोमेना आपको पता लग गया इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। ये फिनोमेना तब होता है जब आयोनोस्फीयर में हम लोग को जो है वो गड़बड़ी देखने को मिलती है, वहां पर जो आयंस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बस दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब वहां पर आयोनोस्फीयर पे मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, इसके कारण से हमारे धरती के वेरियस जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है वो फेल होंगे, उनमें गड़बड़ी आएगी या उनमें कुछ मतलब डाउन हो जाएगा सिस्टम कुछ समय के लिए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, बस सिंपल सी चीज। और ये भी आपने समझ लिया कि ये ग्रेविटी वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है जो वॉल्केनो के फटने से जो है वो रिलीज हुई अपर एटमॉस्फेयर में गई वो, और वहां पर इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स की कंडीशन जो है वो बन गई। अब यहाँ पर प्रयागराज में हमने तिरुनेलवेली में जो है वो ऑब्जर्व किया सिस्टम्स के थ्रू कि भाई कुछ गड़बड़ी आ गई है वहां पर, और ये इसके फटने के कारण आई वॉल्केनो के पास, और कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर गाइस, दैट्स इट। और क्वेश्चन मैंने आपको आयनोस्फीयर से रिलेटेड पूछा है तो वो आप थोड़ा सा इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया भूटान की ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन का टॉपिक है। इंडिया और भूटान मिलकर जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, 50 बार पढ़ा चुका हूं कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे धरती में कहां पर अवेलेबल है सबसे ज्यादा मात्रा में, कौन बताएगा नीचे, फटाक से वीडियो पॉज करो और आंसर लिख कर बताओ। H2O, जहां जहां पे पानी है वहां वहां पे हाइड्रोजन है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं, फटाक से कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताओ, और वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगातार बार बार आ रहे हैं, इस टॉपिक का आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप ऑलमोस्ट मुझे एक आधी महीने से भी फॉलो कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। अब देखो, हाइड्रोजन फ्यूल बस जो इंडियन ऑयल जो है वो चला रही है, तो हम ऑफर कर रहे हैं भूटान को कि भाई तुम भी जो है वो चलाओ, हाइड्रोजन से चलने वाली बस का उपयोग करो। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया तो उस समय हमने दिखाई कि देखो यार ये बस है हमारी और इसमें हाइड्रोजन डलता है और हाइड्रोजन से हमारी बस चलती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो भूटान ने बोला हमें भी दो। तो भूटान इंटरेस्ट शो कर रहा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को जो है वो अडॉप्ट करेगा, अपने एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी कमिटमेंट्स में जो है वो शामिल करेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव आपको समझ में आ गया, इंडिया और भूटान के बीच में, मतलब भूटान भी अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। वो इम्प्रेस हुआ इंडिया की इस टेक्नोलॉजी से, इंडिया ने जो बनाई है कि भाई बस बस को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से जो है वो चला रहे हैं। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडियन ऑयल जो है
हाइड्रोजन पर रिसर्च कर रहा है 2004 से। पहले वो हाइड्रोजन सीएनजी ब्लेंड करता था, अब वो ग्रीन हाइड्रोजन पर मेनली फोकस कर रहा है। बस और कुछ नहीं है इसमें। इंडिया भूटान की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है एनर्जी सेक्टर को लेकर भी। एनवायरमेंट पर भूटान ऑलरेडी फोकस करता ही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी पर दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो काम करेंगी। इंडिया और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1968 से शुरू हो गए थे, और हालांकि 1949 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो करी थी, जो कि अपडेट हुई 2007 में। भूटान के डेवलपमेंट में इंडिया ने जो है वो बहुत साथ दिया। भूटान की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी हमने काम किया है। हाइड्रो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में। भूटान के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो बनाए गए हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया और भूटान जो है वो नए नए एरियाज पर काम कर रहे हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, फिनटेक। अपने रिलेशनशिप को और डीप कर रहे हैं। रुपे कार्ड, भीम, ये सब चीजें लॉन्च हुई। इंडिया भूटान ने सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी मिलकर। तो इनके इनिशिएटिव्स हैं काफी सारे। ठीक है, अब चाइना की एक्टिविटी डोकलाम प्लेटू के नजदीक में हम लोग को देखने को मिलती, तो वो इंडिया के लिए चिंता वाली बात है। भूटान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये डोकलाम, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, और वहां पर अगर टेंशन क्रिएट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत हमें भी आएगी। हाइड्रो पावर को लेकर रिलेशनशिप अच्छे तो है, बट कभी कभी बीच बीच में पानी को लेकर जो है वो टेंशन बढ़ जाती है। पानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बन रही है, हाइड्रो पावर उसी को कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें और इकोनॉमिक रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करना चाहिए। भूटान में टूरिज्म प्रमोट जो है वो करना चाहिए, जिससे कि पीपल टू पीपल टाइज होंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, बस। अब देखो, कुछ डेमोग्राफिक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं आपको उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि आज की डेट में हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, यूथ है। आगे चल के तो वो बुजुर्ग होंगी कि नहीं होंगी? यस। और बुजुर्ग होना मतलब कि स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाना। एल्डरली पीपल के लिए सरकार की वेरियस स्कीम्स होती हैं, बोलो हाँ या ना। बस यही चीज समझनी है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो रीसेंट डिस्कशन ये आता है साउथ इंडिया स्टेट की तरफ से, जो कि फोकस कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है वो मतलब डिक्लाइन हो रही है युवाओं की, और बढ़ रही है एल्डरली डेमोग्राफिक, यानी कि बुजुर्ग लोग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब हमें एक कानून लाने की आवश्यकता है कि जिससे कि लोग और बच्चों को पैदा करें, राइट। क्योंकि चिंता वही है कि अगर यंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो यंग पॉपुलेशन मतलब कमाने वाली पॉपुलेशन, और कमाने वाली पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो हम हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो रेट से बढ़ रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। यस। तो एजिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है काफी सारे रीजन पे, तो इसी बार बात छिड़ गई है। 2011 से 2036 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन 31.1 करोड़ से ग्रो करेगी। 5 राज्य बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, एक्सपेक्टेड ये है कि लगभग 17 करोड़ या आधा इस ग्रोथ का इन्हीं 5 राज्यों से आएगा। सदर्न स्टेट जैसे कि आंध्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां पे मात्र 9% ही टोटल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और क्यों? लोअर फर्टिलिटी रेट के कारण, यानी कि यहां पर लोग ज्यादा बच्चों को पैदा नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनकी एज 60 या उससे ऊपर की हम लोग को देखने को मिल रही है, वो तेजी से बढ़ेगी। 10 करोड़ थी 2011 में, 2036 तक 23 करोड़ हो जाएगी। और ये शिफ्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि पॉपुलेशन का शेयर जो है वो 8.4% से 14.9% हो जाएगा। अब ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो बस ये चीज समझनी थी कि हमारी कंट्री जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी युवा की पॉपुलेशन, और यही युवा अगर बुजुर्ग हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करोगे? टू टेल पीपल कि भाई 2.1 का टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे बेस्ट होता है, यानी कि हम दो, हमारे दो, कि मतलब एक वुमेन जो है अपनी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल में एटलीस्ट 2 बेबीज को जो है वो जन्म देंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो सही रहेंगी। अब स्टेट लेवल वेरिएशन की बात करें तो 2036 तक लगभग 23% केरल की पॉपुलेशन 60% की होने 60 साल की उम्र की होने वाली है या उससे ऊपर की। उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और मात्र 12% ही जो है वो 60 या उससे ऊपर के हम लोग को 2036 तक देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, मतलब एजिंग क्यों हो रही है, यानी कि बुजुर्ग क्यों हो रही है, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है यार। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, काफी सारी महिला जो है वो चाइल्ड बर्थ में डिले कर देती हैं।
या नहीं करती, क्योंकि अपने करियर के लिए, इवन नॉट इवन वुमेन, मेल्स ऑल्सो, शादी नहीं हो रही आजकल, शादी बहुत लेट होती है। लोगों की प्रायोरिटी जो है वो अब शादी से बढ़कर जो है वो क्या हो गई है, कमाना हो गया है, इनकम हो गई है, जॉब्स हो गई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होगी, ये प्रॉब्लम आएगी। सदर्न स्टेट के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि छोटी सी पॉपुलेशन रिस्क जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लूज कर देगी लोकसभा के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होने लगेगा। तो ये सब चीजें हैं बहुत सारी, जो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी पॉलिसी जो है बनाई जाए जिससे कि टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है वो हम अचीव करें। ये टोटल फर्टिलिटी रेट वाली जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यार इंडिया की रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया की रैंक 127 कंट्री में से 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, याद रखना है। स्कोर हमारा 27.3 है, जो कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर जो है वो बता रहा है कि हमारे यहाँ पर भूखमरी की बड़ी दिक्कत है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक बार हमने जो है वो पिछले पिछले साल या 2 साल पुरानी बात है कि हमने चिल्ला दिया था कि यार ये गलत रिपोर्ट जो है वो दे रहा है। हम तो यार एक्सपोर्ट करते हैं फूड को, ग्रेन्स को, और ग्लोबल लेवल पर हमारे हमारा इस प्रकार की इमेज दिखा रहे हो, पिक्चर दिखा रहे हो, तो उसको बहुत लताड़ा था हमने पहले। बट प्रॉब्लम तो है, वाकई में है, नो डाउट। और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सही तरीके से सर्वे नहीं होता। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 इंडिकेटर्स के आधार पर बनाया जाता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग और चाइल्ड मॉर्टलिटी। देखो चाइल्ड मॉर्टलिटी तो आपको पता है, चाइल्ड अंडर नरिशमेंट भी आपको पता है, कुपोषण। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वास्टिंग क्या होती है, क्योंकि ये मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूं। इंडिया के अंदर जो चाइल्ड वास्टिंग का रेट जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, वो सबसे ज्यादा है। 35.5% इंडियन चिल्ड्रन जो है वो स्टंटिंग हम लोग को से सफर कर रहे हैं। उनकी हाइट जो है वो कम है एज कंपेयर टू देयर एज। क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट इसको जो है वो कहा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, और इसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हंगर हेल्थ। ये इंडेक्स के अंदर 100 पॉइंट होते हैं, 0 का मतलब नो हंगर और 100 का मतलब वर्स्ट हंगर लेवल। और इंडिया का स्कोर जो है वो 27.3 हमें देखने को रहा है, यानी कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। ठीक है, 4 मैंने आपको ऑलरेडी फैक्टर जो है बता दिया। ये चाइल्ड स्टंटिंग आप ध्यान में रखिएगा। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब जो होता है उसकी हाइट जो है उसकी एज के कंपैरिजन में कम होती है। चाइल्ड वास्टिंग के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि उसका वजन भी कम होगा, उसकी हाइट यानी कि सूखी सी बॉडी उसकी दिखाई देगी। चाइल्ड मॉर्टलिटी तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है कि 5 इयर्स से पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई बच्चे की, तो उसको चाइल्ड मॉर्टलिटी बोलते हैं। हालांकि चाइल्ड मॉर्टलिटी अंडर 1 भी होता है। नेक्स्ट, 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट क्या है कि 13.7% इंडिया की पॉपुलेशन कुपोषित है। तो देखो कुपोषण का तो इशू है, दैट इज ट्रू, क्योंकि कुपोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खा नहीं रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, दिखने में मोटा होगा, बट वो कुपोषित होगा, पता है आपको। इसको बोलते हैं हिडन हंगर। ये भी एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि ओबिसिटी है, खा लिया, खा रहे हैं फास्ट फूड, फैटी फूड्स, जिससे बॉडी में न्यूट्रिशन तो जा नहीं रहा है। यस, कौन सही है सोनू। बस ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। इंडिया के अंदर फास्टिंग का क्या इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। भाई न्यूट्रिशन नॉर्मल सी चीज है, और उसके लिए हमने जो है पॉलिसीज बनाना शुरू भी कर दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं, हम लोग जो है फूड फोर्टिफिकेशन पर काम कर रहे हैं। कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको देना है। नहीं पता तो सर्च करो, ढूंढो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। अलग से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऐड करना फूड में। जैसे चावल में क्या ऐड करेंगे, विटामिन सी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी बेनिफिट सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 67% पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ पर, डाइट पर्याप्त जो है वो नहीं है, फोकस जो है वो कैलोरी पे हम लोग करते हैं रेदर देन न्यूट्रिशन, कि बस पेट भरना है। अर्बनाइजेशन काफी तेजी से, अब आप देखिए ना कल्चर, आजकल शहरी क्षेत्रों का कल्चर खराब हो गया है।
इवन मैं जो इतना आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा खुद खाने को लेकर बड़ा रूटीन खराब है। हफ्ते में 7 में से 5 दिन तो मैं घर से बाहर ही खाना खाता हूँ, एटलीस्ट एक टाइम। मैं ब्रेकफास्ट मैं घर का ही करता हूँ। मुझे घर का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। वुमेन एंड गर्ल को स्मॉल पोर्शन मिलता है, कई बार क्वालिटी फूड नहीं मिल पाता। घर की औरतें कई बार जैसे देखते होगे आप कि सबसे लास्ट में जो है वो खाना खाती हैं। वो उनकी अच्छाई है कि भाई सबका पेट भर जाए फिर हम खा लें। बट कई बार उनके लिए कुछ बचता ही नहीं आखिरी में। ये भी प्रॉब्लम है। जिसने खाना बनाया, सबका पेट भरा, उसी को खाली पेट सोना पड़ रहा है। सोचो, ये तो स्थिति है हमारे यहाँ। तो हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को, कैश ट्रांसफर स्कीम को, फूड सिक्योरिटी को गरीबों के लिए इंश्योर करने के लिए इन सब पर काम करना पड़ेगा। मदर और चाइल्ड की हेल्थ पर फोकस करना है, न्यूट्रिशन पर, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट करो। मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2024 है, याद रखना। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है जीरो हंगर अचीव करना है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएमए 2006, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि भैया सोचो, विचार करो, बैन करो इस चीज को, चाइल्ड बेट्रोथल्स को, बाल विवाह को जो है वो बैन करवाओ, लागू करो। अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। बचपन से ही बच्चों के अधिकार छीन लिए जाते हैं फ्री चॉइस के। चाइल्ड मैरिज के कारण उनकी ऑटोनॉमी छीन ली जाती है, उनका बचपन छीन लिया जाता है। इंटरनेशनल कानून है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये चाइल्ड मैरिज को रोकने पर भी ये कानून जो है बोलता है। इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज का इशू आज भी जो है वो है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज भी बाल विवाह हो रहा है। बच्चियों के बचपन में ही जो है वो विवाह जो है वो करवा दिए जाते हैं, फिक्स कर दी जाती है। गलत हो रहा है ये। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये चाइल्ड मैरिज को क्रिमिनलाइज करता है, और इसमें बच्चियों की उम्र 18 साल और मेल्स की उम्र जो है वो 21 साल रखी गई। ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि मैन और उसकी वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर वाइफ जो है वो 15 से 18 साल की उम्र की होंगी तो इसको आप रेप जो है वो माना जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि बच्चों के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के थ्रू। राइट, ये गलत है। सगाई वगैरह आप करवा देते हो, उसको भी, उस पर भी जो है वो रोक लगाओ। कई बार ऐसा भी होता है, रोका करवा देते हैं, सगाई करवा देते हैं बचपन में, तो वो सब भी गलत है। हालांकि चाइल्ड मैरिज के केस में डिक्लाइन हम लोग को जो है वो देखने को मिला। गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है 49% थी 1993 में, वो 22% हो गई। बॉय चाइल्ड मैरिज जो है वो 7% थी 2006 में, वो 2% हो गई है। बट अभी भी काफी सारी स्टेट्स, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इनमें काफी स्लो प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है। कई बार बढ़ोतरी भी देखने को मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करना। कैश ट्रांसफर स्कीम है, धनलक्ष्मी योजना इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराती है गर्ल चिल्ड्रन के लिए, इंकरेज करती है कि एजुकेशन जो है वो पर फोकस करो रेदर देन मैरिज। तो यही चीज है। अब ये सजेशन जो है वो दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि भाई चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस जो है वो बनाओ। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस जैसे बनाए थे ना, वैसे ही चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस बनाओ। गांव को जो है वो मान्यता दो कि हाँ भाई ये गांव जो है वो बाल विवाह मुक्त गांव है। सोचो आप, तो उससे और चीजें जो है वो बढ़ेंगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। कानूनी ढांचे जो है उसको और मजबूत जो है वो हमें बनाना है। कानून को मजबूत बनाना है, उसको और इम्प्लीमेंट करना है। मजबूत तो है ही कानून, उसको इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कानून तो बन जाता है, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बिश्नोई कम्युनिटी, गुरु जाम्भेश्वर जी ने बिश्नोई कम्युनिटी की शुरुआत करी थी 1451 में। उसमें उनके 29 प्रिंसिपल थे जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए थे कि भाई इस जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको संरक्षित करना है और बचाना है इस जैव विविधता को। 1730 में
खे खेजराली मैस्कियर एक हम लोग को देखने को मिला, हत्याकांड। खेजारली मैस्कियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। खेजरली मैस्कियर। 363 बिश्नोई इंक्लूडिंग अमृता देवी को मार दिया गया क्योंकि वो खेजरी पेड़ जो है उसको बचा रही थी महाराजा अभय सिंह के सोल्जर से। बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो प्राइमरली वेस्टर्न राजस्थान के थार डेजर्ट में जो है वो रहती है, याद रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जानी जाती है, स्पेशली चिंकारास और ब्लैक बक्स। तो ये टॉपिक क्यों आया है तो उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, एवरीवन नो। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान, और अभी एक कांड भी हो गया है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का उपयोग जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उपयोग करती है न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोपल्जन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो कि अनलिमिटेड एंड्योरेंस और रेंज प्रोवाइड कराती है सबमरीन को। बट फूड सप्लाई और क्रू जो है वो डर जाते हैं क्योंकि थकान हो जाती है ना, इतने लंबे समय तक जो है वो अंदर सबमरीन में रहकर क्रू के लिए दिक्कत हो जाती है। बस यही चैलेंज है, एक तो खाने का चैलेंज है और बाकी ये वाला चैलेंज है कि लंबे समय तक जब ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं सबमरीन के अंदर एक छोटे से एरिया में, तो उनको बड़ी दिक्कत जो है वो होने लगती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। न्यूली लॉन्च न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के अंदर जो है उसमें कलाम 4 मिसाइल्स लगी हुई हैं जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उपयोग किया जा सकता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए, क्रूज मिसाइल्स का उपयोग किया जा सकता है टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए। तो इंडिया की सबमरीन्स के बारे में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई करिएगा इस मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिखने की 150 वर्ड्स में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।